बस यूं ही एक अभिवादन करके निकल गया था, लेकिन बूढ़े आदमी को लगा कि शायद वो कुछ कहना चाहता है। वो जल्दी से खिड़की खोल देता है और किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि सिर्फ एक पल में आसमान से गिरती उस बर्फ ने उसकी जिंदगी छीन ली। कमरे के अंदर बैठी उसकी बुजुर्ग पत्नी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो उसे जगाने के लिए खिड़की की ओर बढ़ती है, लेकिन बिना किसी आवाज के वही बर्फ उसे भी मौत की नींद सुला देती है। उन दोनों बुजुर्गों की इस दर्दनाक मौत को देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। इसी वक्त मुख्य किरदार हुआन को अपनी पूर्व पत्नी और बेटी की याद आती है। वो पूरी रात दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था, इसलिए इस तबाही को अपनी आंखों से देख पाया, लेकिन उसका परिवार अभी भी शायद गहरी नींद में होगा। और उसकी बेटी रोज सुबह दौड़ लगाने जाती है। उसे सूरज निकलने से पहले पहले घर पहुंचना ही होगा। दोस्त उसे रोक नहीं पाते, तो उसके लिए एक अस्थायी सुरक्षा सूट तैयार करते हैं। कई परतों वाली वाटरप्रूफ जैकेट, पैरों पर प्लास्टिक की थैलियां, हाथों में दस्ताने और हर जोड़ पर टेप लपेट दिया जाता है। सावधानी के लिए एक दोस्त उसे शिकार वाली बंदूक भी देता है। हालांकि हुआन को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर में वो कांच का मास्क पहनता है और निकल पड़ता है। उसी समय एक ही रास्ता रोक लेता है। वो उनके ग्रुप का हाशिए पर रहने वाला सदस्य था, जो ताश खेलते समय भी अलग बैठता था। अब वो उस इकलौते मास्क पर नजर गड़ाए खड़ा है, बंदूक की धमकी देता है। लेकिन दोस्त समझ जाता है कि उसमें गोली ही नहीं है। वो झपट कर बंदूक छीन लेता है। वो आदमी तुरंत डर कर पीछे हट जाता है। सब उसे नफरत भरी नजरों से देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। नीचे बेसमेंट से होते हुए दोस्तों के हौसले के साथ हुआन बाहर निकलता है। वो हाथ बढ़ाता है, बर्फ के फाहे उसके कपड़ों पर गिरते हैं और उसे कोई नुकसान महसूस नहीं होता। मतलब ये सूट सच में काम कर रहा है। फोन और गाड़ियां बंद हो चुकी हैं, इसलिए उसे 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रास्ते में सड़कों पर सिर्फ लाशें पड़ी है। कोई जख्म नहीं, कोई दर्द का भाव नहीं, बस जैसे सब अचानक सो गए हों। किसे पता था कि जून की तपती गर्मी में आसमान से मौत बरसेगी। अचानक उसे सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कोई जिंदा इंसान होगा। पीछे मुड़ता है, कोई नहीं। फिर समझ आता है एक बिजली का खंभा हवा में हिलते हुए आवाज कर रहा था। रेलवे स्टेशन पहुंचकर वो पटरियों के सहारे आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वहां एक ट्रेन खड़ी मिलती है। अंदर और पटरियों पर लाशों का ढेर। शायद लोग घबरा कर भागे और वही जहरीली बर्फ उन्हें मौत दे गई। तभी उसे शीशा खटखटाने की आवाज आती है। घूमते ही वो देखता है ट्रेन के अंदर लोग जिंदा है। उन्हें पता चल चुका है कि बाहर की बर्फ जानलेवा है, इसलिए कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा। एक लड़की शीशे पर उंगली से लिखती है, हेल्प। वो किसी भी तरह यहां से निकलना चाहती है। हुआन इंसानियत के नाते दूसरे हिस्से के सुरक्षित डिब्बे में जाता है। वहां दर्जनों लोग दुबके हुए बैठे हैं। 6 घंटे से ज्यादा समय से फंसे हुए हैं। जो भी बाहर गया कभी वापस नहीं लौटा। अंदर तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच चुका है। सब बेबस है। हुआन वादा करता है, जैसे ही किसी संगठन से संपर्क हुआ वो मदद भेजेगा। वो सामान उठाने के लिए झुकता है और उसके बैग में एक पिस्तौल मिलती है। उसे याद आता है दोस्त टानो ने चुपचाप रख दी थी, क्योंकि टानो जानता था इस नई दुनिया में इंसान कितना खतरनाक हो सकता है। लोग उसे रोकते हैं, लेकिन हुआन नहीं रुकता। उसके लिए पत्नी और बेटी सबसे पहले हैं। आखिरकार वो अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। चारों तरफ लाशें। एक घर में मरा हुआ कुत्ता भी हेलमेट पहने पड़ा है, मतलब लोगों ने बचने की कोशिश की थी। 8वीं मंजिल पर पहुंचकर वो कई बचे हुए लोगों को देखता है, लेकिन बिना रुके अपने घर में दाखिल होता है। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ, जैसे किसी ने लूट मचाई हो। पत्नी और बेटी घर में नहीं है। उसी पल कमरे से आहट आती है। हुआन बाहर निकलता है और देखता है एक अजनबी आदमी घर के अंदर मौजूद है। हुआन उस पर टूट पड़ता है और पूछता है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? हुआन उस औरत से जोर देकर पूछता है कि घर के लोग कहां गए। वो आदमी घबराकर बताता है कि वो इस अपार्टमेंट का स्वयंभू पूछताछ करता है और औरत को सिर्फ दवाइयां इकट्ठा करने का आदेश मिला था। बहस के दौरान कुछ पड़ोसी अंदर आ जाते हैं और उसकी बात की पुष्टि कर देते हैं। गलतफहमी समझकर हुआन उसके हाथ छोड़ देता है। तभी वो आदमी उसकी कलाई की ओर देखता है और जो सामने आता है वो कोई और नहीं बल्कि हुआन की पत्नी एलिना होती है। एलिना पहले सभी पड़ोसियों को बाहर भेजती है और फिर एक और बुरी खबर सुनाती है। उसने कल रात हुआन को मैसेज किया था कि बेटी अपने दोस्त के घर रुकने गई है, लेकिन उस समय हुआन दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था, इसलिए उसे ये जानकारी ही नहीं थी। घातक बर्फ गिरने के बाद से एलिना को बेटी से कोई संदेश नहीं मिला। यह सुनते ही हुआन गुस्से से भर जाता है, क्योंकि एलिना को यह भी नहीं पता कि उस दोस्त का घर कहां है। बाहर भयानक बर्फीला तूफान चल रहा है और उनकी सबसे कीमती चीज, उनकी बेटी, कहीं लापता है। खुद को संभालकर दोनों तय करते हैं कि पहले बेटी के स्कूल जाकर सुराग ढूंढेंगे। लेकिन जैसे ही हुआन दरवाजा खोलता है, पूरी बिल्डिंग के बचे हुए लोग सामने खड़े होते हैं। लगता है वो आदमी खबर फैला चुका था। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, हुआन बाहर कैसे गया और जिंदा कैसे लौटा? सबको उस रहस्य की चाह थी। हुआन साफ कहता है कि उसे कोई विशेष प्रतिरक्षा नहीं है,
उसके हिसाब से बर्फ सिर्फ हवा में उड़ते समय जहरीली है, जमीन पर गिरते ही असर खत्म हो जाता है। लेकिन कोई संतुष्ट नहीं होता। एक गंजा आदमी रास्ता रोक लेता है। उसे यकीन है कि हुआन के पास मास्क है। वो खुद को अस्थायी कमेटी का मुखिया बताकर हुआन का मास्क जब्त करना चाहता है, क्योंकि इमारत की पाइपलाइन जम चुकी है और सबको पानी की तलाश में बाहर जाना है। ये सुनते ही हुआन घबरा जाता है। वो अचानक अपनी पिस्तौल निकाल लेता है और कहता है, मैं न भगवान हूं न मसीहा, मुझे सिर्फ अपनी बेटी ढूंढनी है। मजबूरी में गंजा और उसके लोग हट जाते हैं। लेकिन जैसे ही हुआन नीचे पहुंचता है, वो गंजा हथियार लेकर पीछे दौड़ता है। सीढ़ियों में भयानक संघर्ष होता है। बचने के लिए दोनों दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में घुस जाते हैं। दरवाजा, अलमारी और सोफे से बंद कर देते हैं। हुआन एलिना से कहता है कि कुछ गर्म और मोटे कपड़े ढूंढो। खुद बालकनी से बाहर देखता है। नीचे एक कार खड़ी है। उसे एक योजना सूझती है। वो दरवाजे की ओर गोली चलाकर समय खींचता है। पत्नी को मास्क पहनाता है और उसे खिड़की से कार पर कूदने को कहता है। सख्त हिदायत देता है, किसी भी तरह बेटी को ढूंढो, बाकी मैं संभाल लूंगा। एलिना निकल जाती है। हुआन शांत होकर कमरे में लौटता है। जमीन से प्लास्टिक की थैली उठाता है। तभी गंजा और उसके लोग दरवाजा तोड़ देते हैं। हुआन हाथ में गोल स्टूल उठाए खड़ा होता है। वो गंजा ताना मारता है, तू अकेला लड़ने चला है। लेकिन अचानक हालात बिगड़ते हैं। सब भाग खड़े होते हैं। हुआन तेजी से प्लास्टिक की थैली सिर पर चढ़ाता है और उसी रास्ते से खिड़की से कार पर कूद जाता है। कुछ दूर जाते ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो गिर पड़ता है। आंख खुलती है तो खुद को एक गड्ढे में पाता है। आसपास अजीब दृश्य दिखते हैं। सर दर्द से फटने लगता है और फिर अचानक वो एक कार के अंदर होश में आता है। चारों ओर हथियारों से लैस लोग बैठे हैं। वो हैरान रह जाता है। फिर एक आवाज आती है, हुआन, जिंदा है तू? ये उसका नजदीकी दोस्त टानो था। हुआन के निकलने के बाद टानो ने प्लास्टिक के ड्रम से मास्क बनाया, सामान ढूंढने निकला और जब एक साइकिल की लाइट जली देखी तो समझ गया केवल बिना इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वाली चीजें ही काम कर रही हैं। उसने अपनी पुरानी एंटीक कार ठीक की, दोस्तों के साथ फायर स्टेशन से सामान लाया और रास्ते में एलिना मिल गई। इसी तरह वो सब हुआन तक पहुंच पाए और उसे बचा लिया। अब ये लोग इलेक्ट्रॉनिक रहित पुरानी कार में जमी हुई तबाही के बीच तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे आसमान से लाल लाल आग के गोले गिर रहे हैं। और इसी तरह बर्फ से ढकी इस खामोश दुनिया में हुआन अपनी बेटी को खोजने की उम्मीद लेकर आगे बढ़ जाता है। जहां इंसान से ज्यादा खतरनाक अब ये नई दुनिया और इसी तरह बर्फ से ढकी इस खामोश दुनिया में हुआन अपनी बेटी को खोजने की उम्मीद लेकर आगे बढ़ जाता है। जहां इंसान से ज्यादा खतरनाक अब ये नई दुनिया बन चुकी है। आसमान से गिरती मौत, पीछे आते आग के गोले और सामने सिर्फ एक सवाल, क्या हुआन अपनी बेटी तक जिंदा पहुंच पाएगा? इस सफर में अब हर कदम मौत के और करीब है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।